जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब से लॉन्च हुई है, इससे बड़ी ही ज़बरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों के आने की वजह से यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस बन रही हैं। और इन वीडियोस में मैं बार बार एक चीज़ देख रहा हूँ कि थंबनेल्स हैं कि बिग बैंग डिसप्रूव हो गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग को गलत साबित कर दिया और बिग बैंग कभी नहीं हुआ था। ऐसी बहुत सी बातें बार बार होते चली जा रही हैं। क्या इन बातों में कोई हकीकत है? क्या इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक है? इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। रोज ही इस वक्त ऐसी वीडियोस हमारी नजर से गुजर रही हैं जिनमें लिखा गया कि बिग बैंग नहीं हुआ था, बिग बैंग नेवर हैपेंड, जेम्स वेब डिसप्रूव द बिग बैंग, बिग बैंग वी वर रॉन्ग अबाउट द बिग बैंग। ऐसी वीडियोस हर तरफ क्रिएट की जा रही। और क्या इन वीडियोस में कोई सच्चाई है? क्या बिग बैंग वाकई डीबंक हो गया? और कौन सी ऐसी तस्वीरें जेम्स वेब ने ले ली हैं जिन्होंने बिग बैंग को गलत साबित कर दिया? जेम्स वेब ने डीप फील्ड इमेज लिया और बहुत से इमेजेस लिए। कहां हुआ ऐसा कि बिग बैंग गलत साबित हो गया? तो मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि बिग बैंग गलत साबित नहीं हुआ। क्यों गलत साबित नहीं हुआ और क्या वजह है जिस पे कुछ लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं? वो एक बात है कि जो डीप फील्ड इमेज है उसके अंदर पुरानी पुरानी गैलेक्सीज जो हैं वो बड़ी अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही हैं। उनमें गैस बड़ी स्मूथ दिखाई दे रही है, उसके अंदर स्टार्स बड़े स्मूथ दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह से कॉस्मोलॉजिकल सर्कल्स में ये बात हो रही है कि जो मॉडल्स हम समझते थे कि बिग बैंग हुआ और उसके बाद गैलेक्सीज आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बन रही थी, वो गलत साबित हुआ है। बिग बैंग इन इट सेल्फ गलत साबित नहीं हुआ। क्यों गलत साबित नहीं? और जेम्स वेब क्यों बिग बैंग को गलत नहीं साबित कर सकती, इस बात को भी हम अभी डिस्कस करते हैं। बल्कि जेम्स वेब की अपनी तस्वीरें, जो कि अपनी तस्वीरें हैं बिग बैंग से, जो जेम्स वेब से आई हुई, जिनमें डीप फील्ड इमेज है, उसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी रेड कलर की गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। और वो गैलेक्सीज जो हैं वो बिग बैंग का सच होने का सबूत है, क्योंकि वो गैलेक्सीज की जो रेड शिफ्ट है वो ये साबित करती है कि वो बड़ी तेजी से दूर की तरफ जा रही। और दूर वो क्यों तेजी से जा रही है? बेसिकली वो कॉस्मिक एक्सपेंशन की बात है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन की बात है कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है, इसमें जो स्पेस है वो फैल रही है। और बेसिकली एडविन हबल ने जब बिग बैंग को पहली बार बताया था तो वो बताया ही इसी बेस पे था कि ये गैलेक्सीज अभी सारी की सारी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब है ये पास्ट में करीब थी। जब ये पास्ट में करीब थी और ग्रेविटी एक रियलिटी है, तो इसका मतलब है पास्ट में यूनिवर्स एक बहुत ही छोटा और सिंगुलर पॉइंट पे इकट्ठा रहा होगा। और जब उस सिंगुलर पॉइंट से वो एकदम फैला तो इसी चीज को हम बिग बैंग कहते हैं। तो क्या फिर हबल के जो जेम्स वेब की डीप फील्ड है वो हमें इस बात का सबूत नहीं दे रही कि बिग बैंग हुआ था? एग्जैक्टली जो जेम्स वेब की डीप फील्ड है वो हमें इस बात का सबूत दे रही है कि बिग बैंग हुआ था। मगर बिग बैंग इसके अलावा भी एक हकीकत है। और अभी बिग बैंग जितने ज्यादा और इमेजेस आएंगे, हबल डीप फील्ड अभी एक ली गई है, इसके अलावा भी जेम्स वेब डीप फील्ड अभी पहली ली गई है, इसके अलावा भी कई डीप फील्ड इमेजेस लिए जाएंगे। एक्सपोजर टाइम अभी 12 घंटे का था, हो सकता है इसका एक्सपोजर टाइम बढ़ाया जाए और बिल्कुल शुरू की गैलेक्सीज को देखने की कोशिश की जाए, और वहां हमें क्या कहानी नजर आएगी अभी हम नहीं जानते। बट एक बात हम जानते हैं, बिग बैंग के ऊपर शक किसी जेम्स वेब की डीप फील्ड इमेज से या जेम्स वेब से किसी और इमेज से की वजह से नहीं पैदा होता। हमें अभी एक बात पता लग रही है कि जो स्टैंडर्ड बिग बैंग कॉस्मोलॉजी का मॉडल था उसमें जो गैलेक्सीज थी वो इतनी जल्दी नहीं बननी चाहिए थी। शुरू में गैलेक्सीज इतनी स्मूथ नहीं होनी चाहिए थी, उनमें इतने ज्यादा स्टार्स नहीं नजर आने चाहिए थे। शायद गैलेक्सीज सिर्फ एक गैस का
बादल टाइप की चीज उलझी हुई छोटी छोटी दिखाई देनी चाहिए थी, मगर वैसा नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब है कि हमें यह पता लग रहा है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज शुरू में ही बड़े जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से बन गई थी। और ये क्यों बनी थी, इसके बारे में साइंसदानों की कई जो हैं वो अंदाजे हैं, हाइपोथेसिस इस टाइम पेश हो रही हैं। एक हाइपोथेसिस तो ये है कि यूनिवर्स के शुरू में ही डार्क मैटर इतना स्ट्रांग था कि उसने गैलेक्सीज को अच्छे तरीके से बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की और गैलेक्सीज उससे ज्यादा जल्दी बन गई जो हम एक्सपेक्ट करते थे। दूसरी बात है कि मैसिव ब्लैक होल्स शुरू में बने जिन्होंने गैलेक्सीज की फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प की। अब क्या ये दोनों बातें ठीक हैं या एक बात ठीक है? कई कई कॉस्मोलॉजिस्ट इस टाइम ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि शुरू में जो ब्लैक होल्स बने डार्क मैटर के ब्लैक होल्स बने, मगर ये हाइपोथेसिस अब आपस में कॉन्टेस्ट करेंगी और फिर एंड पे जाके पता चलेगा कि इनमें से कौन सी सच्ची है। तो जो क्राइसिस इन कॉस्मोलॉजी की बातें कुछ लोग कर रहे हैं वो बेसिकली ये क्राइसिस है कि अब 3 4 5 जो है वो कंपीटिंग हाइपोथेसिस आ जाएंगी और जिनके ऊपर आने वाले वक्त में काफी बहस होगी। और हमारे जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, नील डीग्रास टाइसन को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है कि अब एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को रिफाइन करने का टाइम आया, उनको आपस में डिफरेंट आइडियाज के compete करने का टाइम आया। और ये टाइम जो है इसी के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट, सारी बात है, वो भी इसी टाइम में फ्लरिश करेंगे, वो भी इसी टाइम में उनको भी अच्छा लगता है। मगर क्या हमारे पास बिग बैंग का कोई ऐसा सबूत है कि जो कि अटल है, जिसे एटलीस्ट अभी छुटलाया नहीं जा सकता? तो हमारे पास एक से ज्यादा ऐसे सबूत हैं, जिनमें से 2 को मैं यहाँ पे डिस्कस किए देता हूँ। पहला तो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसको अर्ली ऑन ही प्रपोज कर दिया गया था आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के आने के बाद ही। वो क्या थी कि यूनिवर्स जब शुरू में बना तो वो बहुत गर्म था। जब बहुत गर्म था यूनिवर्स, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम था कि ज्यादा गर्म होने की वजह से यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। प्लाज्मा का मतलब क्या कि एटम्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि के जो इलेक्ट्रॉन फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अटैच नहीं हो सकते न्यूक्लियस के साथ और वो एटम्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। न्यूक्लियस अलहदा फिरते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलहदा फिरते रहते हैं। ये होती है प्लाज्मा स्टेट, कि ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते। ये प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा का मसला ये है कि प्लाज्मा लाइट के लिए ओपेक होता है, ये अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देता। प्लाज्मा की अगर एक दीवार है तो लाइट उसके पार नहीं जा सकती। क्यों नहीं उसके पार जा सकती लाइट? और जब यूनिवर्स में था ही सिर्फ प्लाज्मा, तो प्रॉब्लम यह है कि प्लाज्मा में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे होते हैं ना, वो फोटॉन को गुजरने नहीं देते। मुसीबत वो क्या करते हैं, फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो उसे कैच कर लेगा, फिर वो उसे रीमिट करेगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, तीसरे से। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन्स को नहीं गुजरने देते। मगर यूनिवर्स जो है शुरू में गर्म था और 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स के बनने के बाद यूनिवर्स थोड़ा सा ठंडा हुआ। जब वो ठंडा हुआ तो वो इतना ठंडा हो गया था कि अब हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस थे, प्रोटॉन्स, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया और हाइड्रोजन के एटम्स बन गए। और हाइड्रोजन गैस जो है वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो पहली बार वो जो सारे इलेक्ट्रॉन जो कि कभी नहीं निकलने दे रहे थे फोटॉन्स को, उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया और वो इमिट हो गए और निकल दे गए आगे। वो पहली रेडिएशन जो यूनिवर्स में पैदा हुई थी बहुत गर्म थी उस टाइम। यूनिवर्स के पैदा होने के सिर्फ 3,80,000 साल बाद वो फूटी थी। और बिग बैंग कॉस्मोलॉजी की जनरल रिलेटिविटी की ये प्रेडिक्शन थी कि वो रेडिएशन मिलनी चाहिए, वो 20th सेंचुरी में मिल गई थी। और उस रेडिएशन के आज हम मैप बना चुके हैं। CMBR के इमेजेस जो हैं वो बहुत से आए हैं जिसमें ये रेडिएशन हमारे चारों तरफ से जो आ रही है उसका मैप बनाया गया है। और बल्कि वो मैप जो है हमें अर्ली यूनिवर्स की शेप दिखाता है। जहां पे इस मैप के अंदर डार्क स्पॉट्स हैं वो बड़े बड़े वॉइड्स हैं, तो जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो बड़े बड़े गैलेक्सीज के जोन। ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का मैप। फिर इसके अलावा दूसरा जो सबूत है वो क्या है कि यूनिवर्स में आज अगर हम स्पेक्ट्रोग्राफी के साथ, स्पेक्ट्रोस्कोप्स के साथ देखते हैं, जैसे कि हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी एक स्पेक्ट्रोस्कोप्स हैं, तो हमें ये पता लगता है कि यूनिवर्स में मुख्तलिफ जगहों पे गैसेस कौन सी हैं, और वो सारी गैसेस भी हमें एक कहानी सुनाती हैं। क्योंकि और सारा मटेरियल जो है वो भी हमें एक कहानी सुनाता है। ये याद रखें कि यूनिवर्स में हर तरफ जब आप ज़्यादा देखते हैं तो हाइड्रोजन ही है,
मगर आपको ट्रेसेस दूसरी गैसेस और दूसरे एलिमेंट्स के भी हर जगह मिलते हैं। जैसे कि ज़मीन पे हाइड्रोजन कम है और हेवियर एलिमेंट्स कितने ज़्यादा हैं। ज़मीन एक रॉकी प्लैनेट है, हमारे सूरज में हाइड्रोजन ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में और गैसेस भी हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है। बिग बैंग में सिर्फ हाइड्रोजन पैदा हुई थी, हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी लिथियम, थोड़ी सी हीलियम और थोड़ी सी लिथियम। बाकी सब कुछ जितना भी आपके आसपास आपको नजर आ रहा है, ये सितारों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पैदा किया। और हमें ये पता है, साइंसदानों ने ये बात कैलकुलेट की है कि हैवियर एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन क्या है यूनिवर्स में और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन क्या है। इन दोनों की प्रोपोर्शंस को जब आप इनकी रेशो निकालते हैं तो तब भी आपके पास एक यूनिवर्स की एज निकलती है और वो भी 13 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा बनती है। यानी जब यूनिवर्स शुरू हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही थी सारी। मगर आज यूनिवर्स में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वो हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट होके हैवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी। और ये जो कन्वर्जन है, ये जो आपस में एक रेशो है इन दोनों का, ये रेशो हमें ये बताता है कि यूनिवर्स की एक एज ये भी देता है और वो एज भी 13 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा बनती है। हमें ये पता है, इन दोनों बातों से हमें ये पता है कि बिग बैंग हुआ था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और साथ इसके दूसरी जो हमारे पास न्यूक्लियोसिंथेसिस है उसकी वजह से जो है, जो हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उससे भी ये बात जाहिर होती है। तो क्या बिग बैंग गलत साबित हुआ है? बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हुआ बिग बैंग। बिग बैंग अपनी जगह पे एक अटल हकीकत है। गलत क्या साबित हुआ है? गलत सिर्फ वो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल साबित हुए हैं जो कि साइंसदानों ने कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए, मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए बनाए हुए थे कि यूनिवर्स में जब इतना टाइम गुजरा होगा तो गैलेक्सीज की शेप्स कैसी हो सकती है, वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, उनमें कितने विजिबल स्टार्स हो सकते हैं। ये जो प्रेडिक्शंस थी वो गलत साबित हुई। और ये प्रेडिक्शंस जब गलत साबित हुई हैं तो आज जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में और हमें अपनी थ्योरी को आपस में रिकंसाइल कराना है, यानी हमारा जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल था, बिग बैंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, उसे इम्प्रूव करने का वक्त आ गया। अब वो इम्प्रूव होगा, उस पर कितने साल लगेंगे? अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल? क्या हमें ये पता लगेगा कि शुरू में इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी अच्छी गैलेक्सीज बनने का की वजह क्या रही? इस डिस्कवरी के पाथ पे जब हम निकलेंगे तो हमें नई फिजिक्स समझ में, इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू फिजिक्स का एक एरा शुरू होने जा रहा है और ये सबके लिए एक वेलकम न्यूज़। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और ऐसी वीडियोस दिखती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।